Hey guys, welcome back to Universal Education. So today in this lecture we are going to learn further carbene, addition of carbene into alkene. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास ये था, ठीक है। तो हमने परऑक्सी एसिड्स का जो है रिएक्शन कराया था इस एल्कीन के साथ। तो यहाँ पर मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के साथ जो है यहाँ पर ओ लगा हुआ था, जो कि बनाया था क्या ऑक्सीजन, राइट, एपॉक्साइड। तो उसके बाद हमने कंप्शन देखा। तो कंप्शन में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है ये CnH2n + 3n/2O2, और उसके बाद हम बर्न करेंगे तो बनेगा NCO2 एंड NH2O हीट, राइट। तो इस तरीके से हम जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करके जो मतलब एट द एंड हमें जितने नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं या H2O मॉलिक्यूल्स मिलते हैं या हीट मिलता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर आपके पास डाइजेनियम मीथेन है, राइट, और आपको इस डाइजेनियम मीथेन से जो मिल रहा है दैट इज कार्बीन। अब इस कार्बीन का एडिशन कराना है एल्कीन में। सो व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर द एडिशन ऑफ एथीन, एडिशन ऑफ कार्बीन इनटू एथीन, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं डाईएजो मीथेन या फिर हम यूज करते हैं कीटीन। तो यहाँ देखो कि डाईएजो मीथेन और कीटीन इन दोनों का रिएक्शन अगर मतलब कि अगर आप इसको सनलाइट दे रहे हो, HNU दे रहे हो, तो बनाएगा कार्बीन, राइट। कार्बीन प्लस N2, कार्बीन प्लस CO। तो CO बनेगा कीटीन के केस में और N2 बनेगा डाईएजोमीथेन के केस में, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो कार्बीन बन रहा है वो सिंगलेट कार्बीन होता है, राइट। तो ये सिंगलेट कार्बीन अगर हम देखें तो ये जो है सिंगलेट कार्बीन जब एथीन से रिएक्शन कराओगे तो ये CH2 जो है ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड के प्लेस पर यहाँ से डायरेक्टली इसे जुड़ जाएगा तो बना लेगा साइक्लोप्रोपेन। एग्जैक्टली इसका रिएक्शन वैसे ही होता है जैसे कि हम एपॉक्साइड में देखे थे, राइट। तो यहाँ पर CH2 जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। सो इस तरीके से हम साइक्लिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बीन, राइट। सो नाउ अनदर एग्जाम्पल्स आर लाइक दिस कि अगर सिस ब्यूटीन है, ठीक है, सिस ब्यूटीन है, सिस 2 ब्यूटीन, और इसमें CH2N2 का रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये बनाएगा सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पर सिन एडिशन है, दिस इज नेसेसरी टू रिमेंबर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिन एडिशन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि एक तरफ से दोनों मॉलिक्यूल, यानी कि जो यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारे पास CH3 बना हुआ है, वो एक साइड बनेगा, CH3 जुड़ेगा, और दूसरी साइड जो है वो हमें मिलता है CH3 तो इसमें रहेगा ही जो इसका है 1 2, राइट। 1 इसको 1 2 3 4 बोलते हैं। तो 1 4 जो कार्बन है वो CH3 सिस पोजीशन रहेंगे और दूसरा जो CH3 वो भी उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। एक नीचे एक ऊपर, इस तरीके से एक प्लेन में जो है वो लग सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिन एडिशन, मतलब कि एक साइड से अटैच होना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांस टू ब्यूटीन। देखो ये ट्रांस टू ब्यूटीन है, यानी कि यहाँ पर CH3 है, और उसके बाद ये हमारे पास 1 2 3 4, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो 2 3 पोजीशन पर जो है वो लगा हुआ है एल्कीन, इन लगा हुआ है, यानी कि अनसैचुरेशन जो है वो 2 3 पोजीशन पर है। तो 2 3 पोजीशन को छोड़ दो, ठीक है, ये है 2 और 3, बाकी जो होगा, ठीक है, यानी कि CH2N2 हीट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगर ट्रांस है तो यहाँ पर भी ट्रांस जो है बनेगा। सो ट्रांस 1 2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ट्रांस बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांस था, राइट। तो बस ये क्या कर लेगा, यहाँ पर CH2 बना लेगा जो कि हमारा कार्बीन है। सो these examples you have to remember always for the exam. So this can be asked, ठीक है। Now next, alright, so now next is यहाँ पर हमारे पास जो कार्बीन का एडिशन था उसको हमने देख लिया। अगर हमें ऐड करना हो दिस CCl2, तो इसका जो एडिशन है, ठीक है, सो इसके लिए हमें डाइक्लोरोमेथिलीन के थ्रू ये जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो डाइक्लोरोकार्बीन जो है CCl2, तो CCl2 अगर हमें ऐड करना है, डाइक्लोरोकार्बीन, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। अगर CH2 रहेगा केवल तो उसको कार्बीन बोलते हैं। देखो आप कार्बीन के बारे में आई थिंक जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो
उसका भी लेक्चर अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिए बना दूंगा, ठीक है, डायरेक्टली, कि ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कार्बिन की क्या होती हैं, उसके अलावा जो कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यू हैव टू कमेंट फॉर दैट, राइट। सो ब्यूटीन टू ईन है। अब ब्यूटीन टू ईन का अगर हम रिएक्शन कराएं CH3 के साथ तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 तो यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड बना लेगा जो कि CCl लग जाएगा। जैसे वहाँ पर CH2 लगता था वैसे यहाँ पर CCl2 लगेगा, और आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू राइट व्हाट, CCl2, राइट। और प्लस क्या बनेगा, टर्ड ब्यूटिल एल्कोहल। तो टर्ड ब्यूटिल एल्कोहल जो है इसके साथ प्रोड्यूस होगा, बिकॉज यहाँ पर आपके पास क्या है, पोटेशियम टर्ड ब्यूटाक्साइड ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो पोटेशियम टर्ड ब्यूटाक्साइड होने की वजह से टर्ड ब्यूटिल एल्कोहल प्रोड्यूस होगा, तो इसका जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहलिक ग्रुप में, राइट। तो बाकी जो है KCl भी प्रोड्यूस करेगा, तो इसको छोड़ेगा, तो यहाँ पर मतलब K+ हटता है तो यहाँ पर H+ हम दे देंगे, यानी कि प्रोटोनोलिसिस कराएंगे, प्रोटोन देंगे, तो प्रोटॉन देने से ये जो है बन जाता है टर्ड ब्यूटिल एल्कोहल। नाउ नेक्स्ट, सो व्हेन द एल्कीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म, ठीक है, अगर क्लोरोफॉर्म से इसको रिएक्ट करा रहे हो एल्कीन को, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड देयर इज एडिशन ऑफ डाइक्लोरोमेथिलीन। सो डाइक्लोरोमेथिलीन हम इसमें ऐड कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर आपके पास डाइक्लोरोकार्बीन है, CCl2 है, ठीक है, तो उसको हम देखो CCl2 भी हो सकता है, CH2I2 भी हो सकता है। जैसे ये मान लो आपके पास है CH2I2, तो CH2I2 के थ्रू जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कार्बीन, तो यानी कि इस टाइप में हम कार्बीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पर ही क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन है, तो CH2I2 का भी यूज़ कर सकते हो और डाइक्लोरोकार्बीन का भी यूज़ कर सकते हो। डाइक्लोरोकार्बीन उसके साथ जोड़ देगा, जैसे कार्बन उसमें जुड़ता था, एक रिंग बना था, और CCl2 जो है उसके साथ जुड़ जाएगा, ClCl लगा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ये है डाइक्लोरोकार्बन, राइट। तो अब यहाँ पर अगर मान लो आपके पास ये गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हो, व्हेन एन एल्कीन, so you have to see this, methylene can also be added when an alkene reacts with CH2I2, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम मतलब कि मेथिलीन को ऐड कर सकते हैं विथ विथ आवर एल्कीन, राइट। तो एल्कीन ये गिवन है, मान लो ये प्रोपीन है, अब प्रोपीन को CH2I2 से रिएक्ट कराओ, तो CH2I2 क्या देगा, वो देगा कार्बीन, और कार्बीन जो है ऐड हो जाएगा इस डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर बना देगा ये मेथिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीमंस स्मिथ रिएक्शन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो जब भी मतलब पूछा जाए कि विच वन इज करेक्ट फॉर सीमंस स्मिथ रिएक्शन, तो आपको बताना होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन ये होते हैं और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। सो आपको इन जो अभी मैंने बताया ये सारी चीज़ें, इसको आपको लिखना है प्रॉपरली अपने कॉपी में, और उसके बाद उसको रिवाइज करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। और इसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो सारी डिटेल्स मैं आगे प्रोवाइड करूँगा आपको अनदर लेक्चर्स में। सो फिलहाल जस्ट यू हैव टू राइट ऑल दीज एग्जाम्पल्स एंड यू हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम। नाउ नेक्स्ट, नाउ यूजेस ऑफ एल्कीन्स। तो अब एल्कीन का यूज़ क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। So ethene is used for the manufacture of polythene, a plastic material. For the use of polythene, a plastic material. Substituted alkenes upon polymerization forms a number of useful polymers such as polypropene, PVC, Teflon and natural rubber. देखो जब आप पॉलीमर चैप्टर पढ़ते हो, यानी लास्ट एंड चैप्टर है पॉलीमर, तो पॉलीमर जब चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें सारी चीज़ें ये आपको मिलती हैं, यानी कि एथीन का यूज़ करके हम लोग प्लास्टिक्स मटेरियल बनाते हैं, और उसके अलावा आप पॉलीप्रोपीन बना सकते हो, PVC बना सकते हो, टेफ्लॉन बना सकते हो, नेचुरल रबर बना सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे डेली लाइफ के लिए। तो ये होता है एथीन का यूज़, या कह सकते हो एल्कीन्स जो है उनका यूज़। तो एल्कीन में तो एथीन और पॉलीथीन सब आ जाएंगे, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट इज फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। नाउ थर्ड इज एज अ जनरल एनास्थेटिक, ठीक है, इसका यूज़ जो है एज अ मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हो। फोर्थ इज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड सच एज ग्लाइकॉल, एथिल हैलाइड। देखो ग्लाइकॉल अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मैंने बताया था कि MnO4 जो है उसका यूज कर सकते हो इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए, तो ग्लाइकॉल बना देगा, राइट।
तो ग्लाइकॉल बनाएगा CH2H एंड CH2H। एथिल हैलाइड्स, एथिल हैलाइड भी एज ए स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो यूज होता है एल्कीन। एथिल अल्कोहल, एथिलीन ऑक्साइड ETC। तो इंडस्ट्रीज में जो एल्कीन है उसका यूज करते हैं हम इन सारे प्रोडक्ट्स बनाने में, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट इज फॉर मेकिंग पॉइजनस मस्टर्ड गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब वर्ल्ड वॉर में किया गया था पॉइजनस मस्टर्ड गैस का यूज़। तो पॉइजनस मस्टर्ड गैस जो है इसको बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं एल्कीन का, राइट। उसके बाद फॉर मेकिंग एथिलीन ऑक्सीजन फ्लेम फॉर कटिंग द वेल्डिंग मेटल्स। तो एथिलीन ऑक्सीजन फ्लेम भी आप इसके थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी कि जो वेल्डिंग करते हैं हम उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट examples, or you can say applications of alkenes, right? So you have to remember all of them because these concepts can be asked in your exam, right? Now next, next one is अगर हमें प्रोड्यूस करना है एल्काइन, अब हम एल्काइन की बात करेंगे, तो एल्काइन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक एग्जांपल है, जब भी आपसे पूछा है कि एल्काइन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो सबसे बेसिक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास हेलो एल्कीन हो, हेलो एल्कीन मतलब कि CH2 यानी कि जो हमारे पास एल्कीन होता है CH2 इसमें एल्कीन लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डाई हैलाइड की बात कर रहा हूँ, तो ये डाई हैलाइड यानी 2 हैलाइड रहेगा। सो इसको बोलेंगे, जो एग्जांपल देख रहे हो इसको बोलेंगे 1,2-डाइब्रोमोमेथेन। ऐसा क्यों? बिकॉज यू कैन सी 1,2 पर जो है एक BR लगा हुआ है, तो इसको बोल देते हैं 1,2-डाइब्रोमोमेथेन। एथिलीन ब्रोमाइड भी इसको बोल सकते हो। तो जो हमारे पास हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि Cl2Br2I2, अगर उसका रिएक्शन हम कराते हैं किसी एल्कीन के साथ, तो उसको हम हेलो एल्कीन्स वगैरह में देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर एल्कीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो बन जाएगा हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स जो हमारे पास है, इसका रिएक्शन अगर मतलब इसमें से एलिमिनेट करें किसको, जो हमारे पास हैलाइड्स हैं, यानी कि BR यहाँ देख रहे हो कि 2 BR लगे हुए हैं, अगर इसको एलिमिनेट कर दे किसी तरीके से, यानी कि हटा दें और उसके बाद डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो बन जाएगा एल्कीन। और एल्कीन बनाने के बाद फिर से किसी तरीके से एक जो BR है इसको हटाएं तो बन जाएगा एसिटिलीन। तो ये तरीका होता है एसिटिलीन प्रोड्यूस करने का, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन चलता है, उस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो चलता है एलिमिनेशन रिएक्शन से। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है, इसमें बेसिकली अल्फा सब्स्टिट्यूटेड भी बोला जाता है, मतलब अल्फा कार्बन से एलिमिनेट करते हैं वो सारी चीज़ें। तो उसको एलिमिनेशन रिएक्शन जब मैकेनिज्म मैं बताऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। ऑलराइट, सो आई थिंक मैकेनिज्म वगैरह तो इसके बारे में जानते होगे। अगर नहीं जानते हो सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड यू सम वीडियोज ऑन दैट टॉपिक, राइट। और इसी तरीके से मतलब हम आगे बढ़ते रहेंगे। रिएक्शंस पढ़ना है, मैकेनिज्म नहीं आ रहा है, सो यू हैव टू कमेंट एंड आई विल प्रोवाइड वीडियो फॉर दैट, राइट। सो देखो, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, हीट के साथ एलिमिनेट कर देता है एक ब्रोमीन को, बन जाता है यहाँ पर विनाइलिक ब्रोमाइड। तो यहाँ पर अब बन गया ये एल्कीन पार्ट, लेकिन यहाँ पर एक ब्रोमो पार्ट और भी है, तो हम NaNH2, ठीक है, यूज करके बना सकते हैं एसिटिलीन, क्योंकि यहाँ पर ये BR को पूरी तरह से रिमूव कर देता है और एसिटिलीन बना लेता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि NaNH2 का रिएक्शन अगर डायरेक्टली एल्कीन के साथ ही करा दे, मतलब कि उसमें कोई ब्रोमाइड क्लोराइड ना हो, तो फिर क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे पूरा। तो इसका अपना प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन्ड होगा फर्दर नेक्स्ट वीडियो में। सो फिलहाल आप देखते हैं कि अगर इसी तरीके से अगर हमें प्रोड्यूस करना है एसिटिलीन, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या होगा, हेलो एल्कीन होगा। हेलो एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, हीट करेंगे और बन जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। यहाँ विनाइल क्यों बन रहा है, क्योंकि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ, ठीक है। तो विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा और NaNH2 से रिएक्शन करा के एसिटिलीन बनाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट, अगर कुछ इस टाइप में हमारे पास कंपाउंड है, यानी कि हेलो एल्कीन है और NaNH2 से डायरेक्टली आप करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सो इसका बड़ा स्पेसिफिक जो है मतलब प्रोडक्ट होता है, ये प्रोड्यूस करता है ट्रांस एल्काइन, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये ट्रांस मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और जबकि अगर हम लिंडलार कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें वो
सीज करता है। तो सारी चीज़ें हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ NaNH2 है, तो ये जो है इसमें से इस हैलोजन को, यानी कि जो हमारे पास हैलाइड्स हैं उनको निकाल लेगा, और उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। इसके 2 मॉलिक्यूल इसीलिए लिए गए हैं ताकि 2 बार 2 ब्रोमीन निकाल सके और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लगाया जा सके। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर 196 केल्विन है और लिक्विड अमोनिया के साथ यूज किया गया है। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं हम, लिक्विड अमोनिया को भी यूज कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। वो रिएक्शन मैं अभी आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजनेशन कैसे करते हैं और ट्रांस प्रोडक्ट कैसे देता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिलहाल अभी इसको देखते हैं। तो एल्काइन बन गया, साथ में 2NaBr मॉलिक्यूल बनेगा और 2NH3 भी बनेगा। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। आपको इसको लिख लो और लिख करके इसको याद कर लो। और नेक्स्ट है एथीन। एथीन का रिएक्शन अगर Br2CCl2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। अगर आप मतलब ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, जैसे ये दोनों रिएक्शंस देख रहे हो, लिक्विड NH3 NaNH2 और Br2CCl2, इनसे क्वेश्चंस आने ही हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मैक्सिमम इन्हीं सब रिएक्शन से पूछे जाते हैं। तो एथीन का रिएक्शन अगर करा रहे हो Br2CCl2 और उसके बाद ये बना देगा क्या, 2 यहाँ पर Br लगा देगा तो डाइब्रोमो बन जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो मेथेन। अब फिर क्या करो, अगर एक बार ये एथीन बन गया डाइब्रोमो मेथेन, तो अब क्या करो, एलिमिनेशन रिएक्शन यूज करो, अल्कोहलिक KOH। तो ये क्या करेगा, ये विनाइल ब्रोमाइड बनाएगा और उसके बाद फिर NaNH2 जो है वो उससे रिएक्शन करा दो, बन जाएगा एसिटिलीन। देखो जब एथीन था तो एथीन से आप हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। आपको पता है कि अगर हम मतलब sp3, sp2 और sp इनकी बात करें तो sp जो है ज़्यादा एसिडिक होता है, sp2 कम होता है और sp3 उससे भी कम होता है। तो इसी वजह से एथीन यहाँ पर देख रहे हो, एथीन का क्या है HCH और उसके बाद डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर है sp2, राइट। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये एसिडिक ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन को मतलब यहाँ से अगर रिप्लेस करना हो तो Br2CCl2 का यूज कर सकते हैं और उसके बाद Br लगा सकते हैं। फिर बाद में अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, हैलाइड्स को एलिमिनेट कर देता है एलिमिनेशन रिएक्शन यूज करके। ठीक है, तो बना देता है विनाइल ब्रोमाइड। उसके बाद फिर हम फिर से फर्दर एक दूसरा रिएजेंट यूज कर लेते हैं NaNH2 और बन जाएगा एसिटिलीन। तो ये फर्दर इसको जो है रिड्यूस करता चला जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट CHCl2 CHCl2, अगर ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, तो अगर हम Zn यूज करो तो Zn भी जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ। सो अल्कोहल अगर यूज करो और हीट करो, ठीक है, तो बन जाएगा अल्काइन डायरेक्टली और आपके पास मिल जाएगा 2ZnCl2। यू हैव टू यूज दिस 2 molecules of Zn, right? Then you will get alkyne. So this is very important reaction, you have to remember this. Now next one, अगर Zn के साथ अल्कोहल यूज करो और ये आपके पास कंपाउंड है तो प्रोडक्ट क्या होगा। इसमें देखो 4 जो है हमारे पास वो हैलोजन लगे हुए हैं 4, तो इसके लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ Zn यूज करेंगे तो 2ZnX2 बना लेगा, 2 मॉलिक्यूल, यानी कि चारों हैलोजन निकल गए और साथ में क्या बन जाएगा, इनको निकाल के बना देगा ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। सो दिस इज रिएक्शन ऑफ एलिमिनेशन और यू कैन से रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। नाउ नेक्स्ट आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म जस्ट आप जानती हो कि आइडोफॉर्म में जो है हमारे पास अभी यूज CHI3। ठीक है, तो CHI3 हम लोग यूज करते हैं। तो CHI3 जो है येलो कलर का होता है, इसका जो कलर होता है येलो होता है। तो अगर हम इसका रिएक्शन करा दें किससे, Ag के साथ, ठीक है, 6Ag के साथ करा दें तो ये बना लेगा हीट करने पर एथाइन और 6AgI बनाएगा। तो देखो 6AgI है और 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, CHI3 के, आइडोफॉर्म के, तो हीट करने पर बनाते हैं एथाइन। तो याद रखना कि अगर आपके पास, यानी कि आपके पास है आइडोफॉर्म, ठीक है, तो आइडोफॉर्म का रिएक्शन अगर हम सिल्वर से कराएंगे तो बना देगा हीट करने पर एथाइन, ठीक है, प्लस 6AgI। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इनको आपको जस्ट याद करना है, मैकेनिज्म क्या होगा क्या नहीं होगा। सो एट दिस टाइम यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, यू हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम, बिकॉज वहाँ पर मैकेनिज्म के कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं, बाकी तो रिएक्शंस होते हैं। जो मैकेनिज्म आते हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें लिख करके याद करनी है।
नाउ एसिटिलीन, याद करने का सेंस है कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जो ऑलरेडी किए हो, अगर नहीं किए हो तो फिर से कर लो, ठीक है। अभी आपके पास 40 डेज है, 45 डेज है, सो यू हैव टू डू ऑल ऑफ देम। सो एसिटिलीन अगर 3 मॉलिक्यूल हो तो तीनों मॉलिक्यूल रिएक्शन करके रेड हॉट ट्यूब में अगर उसको हम रिएक्ट कराएं, 3 मॉलिक्यूल को रेड हॉट ट्यूब में डाल दो 600 डिग्री सेल्सियस पर इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, ठीक है, तो बना लेगा बेंजीन, साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड, तो बेंजीन बना लेता है, राइट। सो दिस इज एसिटिलीन। ऑल राइट, सो नेक्स्ट है प्रोपाइन। तो अगर प्रोपाइन का रिएक्शन देखो, ये है रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, तो प्रोपाइन का अगर रिएक्शन हम, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ले लो प्रोपाइन, रेड हॉट आयरन ट्यूब में रखो उसको, तो हीट करोगे तो मिल जाएगा मेसिटिलीन, ठीक है। सो यहाँ पर 3 CH3 लगे होते हैं, इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेसिटिलीन बनता है कब, प्रोपाइन अगर 3 मॉलिक्यूल ले और रेड हॉट आयरन ट्यूब में उसको रखें और हीट करें, राइट। तो ये रिएक्शंस आपको याद करने हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। नाउ नेक्स्ट एसिटिलीन, ठीक है। तो एसिटिलीन जो है हमारे पास, उसके 4 मॉलिक्यूल्स हैं अगर, और जो अवेलेबिलिटी है वो एनाइट्रस, NiCN होल ट्वाइस और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है एज ए सॉल्वेंट, हाई प्रेशर है, तो बन जाएगा ऑक्टेट्रेन, ठीक है। सो साइक्लोऑक्टाटेट्रेन जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस, NiCN होल ट्वाइस, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एज अ सॉल्वेंट एंड हाई प्रेशर। ऑल राइट, सो नाउ नेक्स्ट एडिशन ऑफ ओजोन और यू कैन से ओजोनोलिसिस। किसमें, एल्काइन में। अब तक हमने एल्कीन का देख लिया है लास्ट लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्काइन का किस तरीके से हम ओजोनोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस करने पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे मान लो आपके पास एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और O3 है, उसके बाद आप यूज़ किए थे ZnCCl4 एज अ मतलब सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो ये बनाता है क्या है, ये बनाता है CH2O और CH2O। क्या करता है, बस डबल बॉन्डों को ऐड कर देता है बीच में ब्रेक करके, लेकिन यहाँ पर क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग है। तो एसिटिलीन है, एसिटिलीन ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 बनाएगा ओजोनाइट, वही प्रोसेस होगा कि ओजोनाइट बनाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ओजोनाइट बनेगा उसमें ये जो है एक बॉन्ड एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड है और इसमें 2 बॉन्ड है, तो ओजोनाइट में वहाँ पर डायरेक्टली बॉन्ड जो है CC बॉन्ड जो है टूट जाता है और उसके बाद हमारे पास मिल जाता है ओजोनाइट इस टाइप में। लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड बीच में ये रहेगा, राइट, कार्बन कार्बन बॉन्ड रहेगा। अब इसके बाद इसको रिड्यूस करो, रिड्यूस करने के लिए जिंक H2O यूज करते हैं, तो ZnO निकल जाता है और बन जाएगा ग्लाइऑक्सल। क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सल और H2O2। देखो ग्लाइऑक्सल जो है वो हमें पता है कि ये एल है, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऑक्सीडाइज करने पर फर्दर हमें मिल जाता है उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक में। तो वो सारी चीज़ें अभी देख रहे हैं हम। तो देखो H2O2 इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड यहाँ बनेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये इसको ब्रेक कर देगा और बना देगा HCOOH, डायरेक्टली 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा ग्लाइऑक्सल का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोपाइन अगर है आपके पास और यहाँ पर ओजोन यूज कर रहे हो, एक इनर्ट सॉल्वेंट यूज कर रहे हो एट 196 to 200 केल्विन, तो ये बना देगा प्रोपाइन ओजोनाइट, राइट। तो ओजोनाइट बना, उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो ZnH2O, बन जाएगा मेथिल ग्लाइऑक्सल, ठीक है। अब समझो इसको, यहाँ पर 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल बना, तो प्रोपेनॉल यानी कि अल, ठीक है, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ओन भी बना हुआ है और अल भी बना हुआ है, तो यहाँ पर दोनों ग्रुप्स अवेलेबल है, तो मेथिल ग्लाइऑक्सल यहाँ पर बनाएगा। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट, जैसे आपके पास एल्काइन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और फिर O3 CCl4 का करा रहे हो, तो फिर क्या होगा, ओजोनाइट बनाओ पहले, ओजोनाइट बन गया, ZnH2O जो है वो रिड्यूस करेगा, यानी कि रिडक्टिव क्लीवेज, ये इसको तोड़ेगा जो O है, ठीक है,
इन बॉन्ड्स को, तो बन जाएगा इसका जो फर्दर प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा डाई एल्किल ग्लाइऑक्सल। डबल बॉन्ड लगा दो, सी रहेगा ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना प्रॉपरली, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। तो OCR- और उसके बाद यहाँ पर OO, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। अब क्या करो कि इसको H दे दो, इसको OH दे दो, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करते समय ऑक्सीजन को H और कार्बन को OH, एग्जैक्टली वही, इसको H दे दो और इसको OH दे दो, एग्जैक्टली सेम OH। देखो ये H2O बना, निकल गया। अब यहाँ पर बताओ, ये H2O2 बना, हट गया। अब यहाँ पर बचा क्या, बचा RCOH और OH, राइट। तो दो OH मिल गया, और साथ में ये अगले कार्बन जुड़ा होगा, और यहाँ पर भी OH और OH बनेगा और R डैश रहेगा, ठीक है। तो अब देखो दो OH लगा हुआ है, तो यहाँ से भी पानी निकाल लो, ठीक है। तो अगर H2O इसमें से निकाल दें तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O R डैश। यही एग्जैक्ट कंपाउंड जो है ये बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं डाई एल्किल ग्लाइऑक्सल, ठीक है। ग्लाइकॉल बोलते हैं जब ऑल होता है, यानी कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड हो COH CH2OH, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। लेकिन यहाँ पर एल है, ठीक है, तो इसको एल्डिहाइड ग्रुप कंसिडर करेंगे, तो ग्लाइऑक्सल बनता है, ठीक है, डाई एल्किल ग्लाइऑक्सल, ठीक है। H2O2 के साथ फर्दर रिएक्ट करके, H2O2 मिला ही है आपको ये, तो इसके साथ फर्दर रिएक्ट करके बना देगा एसिड्स, बना देगा, इसको ब्रेक कर देगा और RCOOH बन जाएगा और HOOC R डैश बन जाएगा। तो दो एसिड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे सेम, ठीक है। तो R डैश और R बस चेंज रहेगा, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स रहेगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम किस तरीके से एल्काइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं उसका एक यहाँ एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, ठीक है। किसका, आप बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ पर सोडियम भी हो सकता है, यहाँ पोटेशियम भी हो सकता है। मैलिएट और फॉर्मरेट, ठीक है, कोल्बे मेथड इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इसमें इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करते हैं। तो आपके पास जो है पोटेशियम मैलेट है, ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन है वो यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से कराओ। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारे पास एनोड होगा उस पर बन जाएगा इसका आयन, और K+ जो है वो 2K+ बन जाएगा कैथोड पर, ठीक है, क्योंकि 2K+ है तो कैथोड पर ये रिएक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2K+ + 2 इलेक्ट्रॉन 2K बनेगा, और 2K H2 के साथ रिएक्ट करके 2KH बनाएगा, H2 बनाएगा। ये रिएक्शन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, सो इसको आपको याद रखना है। तो ये एनोड पर बना। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है अगर हम इसके साथ यहाँ से यहाँ निकाल दें तो ये जो है ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा और बना देगा साथ में 2CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में बनता है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन जो है बनाने का ये बेहतर तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा केमिकल्स यूज नहीं हो रहे हैं डायरेक्टली। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ प्रोड्यूस कर लेते हैं अल्काइन। तो अल्काइन भी बना सकते हो और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। तो ये दो हमारे पास कंपाउंड मिलते हैं कोल्बेज मेथड में। तो कोल्बे जो है, कोल्बे प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। एनोड पर बनता क्या है, एनोड पर जो है जो हमारे पास मैलिएट आयन होता है वो बनता है, और साथ में बनता है कैथोड पर 2K+ यानी कि पोटेशियम आयन, राइट। और पोटेशियम 2KH बना लेता है और साथ में H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है कैथोड पर, और एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कोल्बे रिएक्शन में कौन कौन से गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, हाइड्रोजन, राइट। सो हाइड्रोजन गैस और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नाउ नेक्स्ट, लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड क्या होता है एल्काइन प्रोड्यूस करने का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करो और उसमें पानी डाल दो, ठीक है, यानी कि उसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो बन जाएगा एसिटिलीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में प्रोड्यूस भी किया जाता है। इसके थ्रू हम लोग इसी प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं एसिटिलीन को। COH साथ में बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखो यहाँ पर 2PS3, देखो इसके साथ फॉस्फीन भी बनता है
और H2S भी बनता है और कुछ गैसेस बनते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो गैसेस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का जो तरीका होता है वो ये होता है। देखो जो फॉस्फीन होता है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं 3CuSO4 के साथ। आप मतलब पी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि फॉस्फीन को अगर हम CuSO4 के साथ रिएक्ट कराएं तो बनता है Cu3P2 यानी कि क्यूप्रिक फॉस्फाइड, ठीक है। यहाँ पर Cu3P2 है, इस वजह से इसको बोलते हैं क्यूप्रिक, ठीक है। तो ये जो है ब्लैक प्रेसिपिटेट दे देता है और साथ में H2SO4 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो फॉस्फीन को इस तरीके से हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गया तो सेपरेट हो गया एसिटिलीन से गया, ठीक है। और H2S को क्या करते हैं, वो भी CuSO4 के साथ रिएक्ट करके ब्लैक प्रेसिपिटेट बना लेता है CuS का और H2SO4 बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट मैन्युफैक्चर यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे मतलब कौन से प्रोसेस से हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं किसको, एसिटिलीन को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर भी हम जो लेबोरेटरी मेथड था एग्जैक्टली उसी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और उसी से करते भी हैं तो क्योंकि वो आसान होता है, ठीक है। अभी हम उसको देखते हैं। तो क्या करो कि यहाँ पर जो कंपाउंड यूज हो रहा है इसमें लेबोरेटरी मेथड में, तो लेबोरेटरी मेथड में आप देख सकते हो कि कंपाउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है वो ये है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड प्रोड्यूस करना ही हमारे लिए टास्क है, उसके अलावा तो क्या करना है, उसके अलावा हाइड्रोलाइज कर दो, मिल जाएगा आपको एसिटिलीन। तो कैल्शियम कार्बाइड प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है आपके पास और साथ में CO2 बनता है। अब CaO और 3 कार्बन, ठीक है, एट 2000 to 3000 डिग्री सेल्सियस इतने हाई टेम्परेचर पर उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं CaO और कार्बन, तो वो बन जाता है CaC2। तो कितना हाई टेम्परेचर पर देखो प्रोड्यूस हो रहा है कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो कैल्शियम जो कार्बाइड है उसका प्रोडक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर, यू हैव टू यूज वेरी हाई टेम्परेचर 2000 to 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है मेथेन। मेथेन को अगर इलेक्ट्रिक आर्क में हम डालें तो हमें मिल जाता है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन प्रोड्यूस करने का ये भी बेहतर तरीका है कि मेथेन को डाल दो इलेक्ट्रिक आर्क में, प्रोड्यूस कर देगा एसिटिलीन। तो मेथेन गैस हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक कंट्रोल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन जो है वो करा सकते हैं हम मेथेन का, तो बन जाएगा यहाँ से 1500 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन साथ रिएक्ट कराने पर एसिटिलीन और साथ में 2CO और 10H2O। तो बेसिकली देखो मेथेन से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक आर्क के हेल्प से एसिटिलीन, काफ़ी आसान तरीका है। और इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे हम बहुत लार्ज स्केल पर इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। मीथेन गैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत जगह से, आप जानते ही हो। और उसके बाद कंट्रोल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन करा सकते हैं मीथेन का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 1500 डिग्री सेल्सियस पर मिल जाएगा एसिटिलीन। देखो यहाँ 1500 डिग्री सेल्सियस यूज़ करना पड़ रहा है, यहाँ पर कितना यूज़ करना पड़ रहा है 3000 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली डबल है, ठीक है। तो इस वजह से कम टेम्परेचर में हम इसको ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। ऑक्सीजन अवेलेबल ही है हमारे पास, ठीक है, तो मिल जाएगा 2CO और एसिटिलीन और साथ में 10H2। नाउ प्रोपाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड। तो प्रोपाइन बनाने का एक और तरीका होता है मैग्नीशियम कार्बाइड। मैग्नीशियम कार्बाइड अगर यूज कर लो Mg2C3 + 4H2O, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दें हम, ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोड्यूस कर देता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CS, ठीक है। तो प्रोपाइन जो है मिल जाएगा और साथ में 2Mg OH होल ट्वाइस मिलेगा, ठीक है। तो 3 कार्बन है Mg2C3 में, 3 कार्बन है और तीनों कार्बन जो है वो फॉर्म करते हैं प्रोपाइन, ठीक है। इनके जो मैकेनिज्म होते हैं वो सारी चीज़ें नहीं पूछ जाती है, ये रिएक्शंस स्ट्रेट होते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम में आता है, डायरेक्टली आपको बताना होता है कि हाँ अगर आपके पास मैग्नीशियम कार्बाइड है और उसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो बन जाएगा प्रोपाइन, क्योंकि 3 कार्बन है उसमें, ठीक है। और यहाँ पर अगर कैल्शियम कार्बाइड यूज़ कर रहे हो तो कैल्शियम कार्बाइड में बनता है एसिटिलीन, क्योंकि वहाँ 2 कार्बन है, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पर। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट इज 2 कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन को 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम
हीट करें तो बनता है H3 ट्रिपल बॉन्ड H। तो बेसिकली ये बना रहा है एसिटिलीन और कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प से। अब देखो जो मैं अभी बता रहा था कि sp2 sp3, तो इनका जो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर है sp3 में 25% होता है, sp2 में 33%, 33.3% और sp में 50%। मतलब कि sp में हाफ पार्ट जो होता है वो S कैरेक्टर होता है और sp2 में 1/3 हो जाता है और sp3 में 1/4 पार्ट होता है S कैरेक्टर। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता है उसके साथ S कैरेक्टर घटता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो ओवरलैपिंग होती है p ऑर्बिटल से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इससे बेसिक कैरेक्टर उसका बढ़ता है। तो आई थिंक ये चीज़ें हम लोग GOC में पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी और आगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं अब कुछ अलग और रिएक्शंस पर। तो जैसे मान लो ये है आपके पास CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, H2C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 तो इसका जो K मिलता है, ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू मिलती है 10⁻⁻42। जैसे कि हम जानते हैं K की वैल्यू जितना ज़्यादा होती है उतना ही बढ़िया S टिप होता है। तो देखो 10⁻⁻42 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि एल्कीन के लिए 10⁻36 है, जबकि एल्काइन के लिए 10⁻26 है। देखो ये सीधे सीधे आधा आ रहा है, ठीक है, मतलब -26 और -42 तो सबसे कम है, ठीक है, इसका जो K वैल्यू है और इसका सबसे ज़्यादा है 10⁻26 है और -42, काफ़ी डिफरेंस आ गया, राइट। तो एस कैरेक्टर काफ़ी बढ़ जाता है, इस वजह से इसका एसिडिक नेचर काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो एथेन का जो है वो पीके वैल्यू, यानी कि जिसका पीके ज़्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये हम जानते हैं। तो पीके वैल्यू 50 है, एथीन का 44 है और एथाइन का 25 है। तो एथाइन ज़्यादा एसिडिक होता है, एथीन कम और एथेन और कम एसिडिक होता है। तो एसिडिक नेचर जो है अगर इसको देखें तो H2O का वो सबसे ज़्यादा होता है, ROS से भी ज़्यादा, ठीक है। फिर ये है एल्काइन, उससे भी ज़्यादा, यानी कि एल्काइन से ज़्यादा जो एसिडिक नेचर होता है वो ROH का होता है और उससे ज़्यादा पानी का होता है। और अब इसके बाद एल्काइन के बाद जो आता है वो है अमोनिया। तो अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर अच्छा खासा होता है और इसके बाद आता है एल्केन। समझ में आया? तो ये होता है एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है वो। और आगे है रिलेटिव बेसिसिटीज़ फॉलोइंग द ऑर्डर। तो अब अगर इन्हीं का हम बेसिसिटी देखें, ठीक है, जैसे मान लो RH है तो RH में इसका कॉन्जुगेट बनाओ तो कॉन्जुगेट बन जाएगा R-। तो R- जो है वो बेसिक होगा, बहुत भयंकर बेसिक होगा। देखो अगर आपके पास कोई वीक एसिड है या फिर कह सकते हो कि कोई आपके पास वीक एसिड या बेस है, तो वीक बेस का जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो RH है वो एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो R- बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होगी। सिमिलरली NH3 के लिए इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी NH2- की, और इसकी जो है उससे कम होगी। फिर RO- का और कम होगा, बेसिसिटी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर OH- की जो बेसिसिटी होगी और कम होगी, क्योंकि इसकी एसिडिटी एसिडिक की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करोगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। समझ में आया? नेक्स्ट एसिटिलीन। एसिटिलीन का अगर सोडियम के साथ हम रिएक्शन कराएं तो एसिटिलीन का सोडियम के साथ जो रिएक्शन होता है और विद इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करता है मोनोसोडियम एस्टिलाइड। मोनोसोडियम एस्टिलाइड प्रोड्यूस करता है दोनों तरफ, यानी कि एक यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल देगा और Na बना देगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल लिए हैं सोडियम का। अगर फर्दर रिएक्शन कराओ सोडियम का मतलब इसके साथ, तो फर्दर रिएक्शन कराने पर ये दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल देगा और बना देगा डाई सोडियम एस्टिलाइड, और साथ में हाफ H2 गैस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, कहाँ से? एसिटिलीन से, ठीक है, और बना सकते हैं डाई सोडियम एसिटिलाइड। ऐसा क्यों करते हैं? मतलब हाइड्रोजन निकाल देते हैं, सोडियम लगा देते हैं। इसकी वजह केवल एक है कि हम सोडियम को रिप्लेस कर सकते हैं ईजिली किसी और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ, जो कि उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा सोडियम को और खुद आ जाएगा। तो इस वजह से हम डाई सोडियम एस्टिलाइड बनाते हैं। अब जैसे ये है आपके पास एथाइन,
इथाइन का अगर रिएक्शन हम NaNH2 के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर NaNH2 क्या है, Na प्लस है और NH2 माइनस है, तो NH2 माइनस और Na प्लस, तो Na प्लस डायरेक्टली क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और बना देगा Na प्लस C माइनस Na प्लस, यानी कि डाई सोडियम एथेनाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट है सोडियम एसिटाइड। सोडियम एसिटाइड जो है वो कुछ इस तरीके से है BrCH3। तो सोडियम एसिटाइड जो बना, यानी कि एक हाइड्रोजन हमने निकाला और Na प्लस लगा दिया। अब BrCH3 के साथ अगर रिएक्शन करा दे, जो मैंने अभी बताया था कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हम लगा सकते हैं यहाँ पर Na प्लस के प्लेस पर, तो यहाँ पर CH3 एक जोड़ सकते हैं, इसको प्रोपाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जो एसिटाइड था आपके पास, यानी कि एसिटिलीन, स्टार्टिंग में एसिटिलीन था, तो एसिटिलीन से ये प्रोपाइन में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ Na। ठीक है, तो सोडियम से हम जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इजीली, और साथ में बन जाएगा NaBr। सिमिलरली प्रोपाइन अगर आपके पास है और सोडियम का रिएक्शन करा रहे हैं हम यहाँ पर, तो ऑब्वियस बात है लिक्विड अमोनिया हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो बना लेगा ये हमारे पास एक सोडियम यहाँ पर इसके साथ रिप्लेस कर देगा। और उसके बाद फिर अगर यूज़ करें एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड इससे रिएक्ट करके बना देगा पेंट2 आइन, मतलब कि यहाँ पर चेन बढ़ाने के लिए भी हम लोग सोडियम का यूज कर सकते हैं, राइट। तो मतलब चेन जब बढ़ाना हो तो दो काम करो, NaNH3 यूज कर लो। ठीक है, तो बेसिकली NH3 नहीं होगा, NH2 होगा, NaNH2 यूज कर लो, यानी कि Na प्लस यूज हो जाएगा किसमें, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने में। और उसके बाद फिर एक कोई हेलो एल्केन ले लो, तो हेलो एल्केन में जो एल्केन की जो चेन होगी जितनी लंबी होगी उतना ही बड़ा चेन बनेगा एल्काइन का। समझ में आ गया, इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, चेन बढ़ाते हैं एल्काइन का। नाउ टर्मिनल एल्काइन आपके पास एक गिवन है, टर्मिनल मतलब कि यहाँ एक हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हो और उसके बाद कुछ ना हो, तो ये बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। मतलब कि पूरे लॉन्ग चेन में, यानी कि R जो है वो क्या हो सकता है, वो एल्किल ग्रुप हो सकता है कोई लंबी, तो एल्किल ग्रुप में एंड में जो है वो एल्काइन लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। अब टर्मिनल एल्काइन में अगर लिक्विड NH3 का रिएक्शन कराते हो तो ये हाइड्रोजन हटा देगा और उसके बाद फिर ये हायर एल्कीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर हायर एल्काइन आपको प्रोड्यूस करना है, हायर एल्काइन प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्मिनल एल्काइन विद लिक्विड NH3 एंड देन वी हैव टू रिएक्ट दैट व्हाट विद द Na सोडियम, यहाँ साथ में सोडियम रहेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। नाउ नेक्स्ट, जैसे मान लो ये है आपके पास टर्मिनल एल्काइन, हमने सोडियम वहाँ रिप्लेस कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अब इसके बाद कोई सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड ले लो और रिएक्ट करा दो, तो NaCl बना देगा और साथ में जो है क्या बन जाएगा, साथ में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बन सकता है, या फिर जो ये बचा हुआ रेस्ट उसको जोड़ दो, तो या फिर बन सकता है क्या, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ब्यूट2इन बन सकता है। तो ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, साथ में NaCl बन सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से Na प्लस जो है Na प्लस निकल जाए और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली एक H जुड़ जाए, तो बन जाएगा ये आपके पास प्रोपाइन। और ये भी हो सकता है कि ये CH3 टूट जाए और इसके साथ रिएक्ट कर ले, बन जाएगा ब्यूटीन, राइट। तो ये हो गया मतलब मेथड। देखो ज़्यादा किसकी मतलब टेंडेंसी होती है बनने की, इसकी या फिर इसकी, ये आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, इस कौन सा ज़्यादा मतलब अमाउंट में बनेगा, इसकी वजह क्या है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन है आपके पास और Cu2Cl2 है, साथ में 2NH4OH है। ठीक है, तो ये बना देगा क्यूप्रस एसिटाइड, रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, इसको आप टेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, ये टेस्ट के लिए भी यूज होता है फॉर टेस्ट ऑफ व्हाट, एल्काइन। यानी अगर एल्काइन ग्रुप है तो उसके टेस्ट के लिए हम लोग Cu2Cl2 यूज करते हैं, साथ में 2NH4OH, तो बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड और साथ में क्यूप्रस एसिटाइड रेड प्रेसिपिटेट, यानी कि रेड प्रेसिपिटेट वहाँ पर मिलेगा क्योंकि वहाँ एसिटिलीन ग्रुप था, राइट। सो नेक्स्ट वन Cu2Cl2 NH4OH बन जाएगा वही जैसे आपने अभी देखा था। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो Cu लगा दो। अगर यहाँ पर केवल एक तरफ हाइड्रोजन है तो वहीं पर Cu लगाओ बस। ठीक है, सो दिस इज रिएक्शन। नाउ टर्मिनल एल्काइन CuNH3 फुल ट्वाइस H प्लस OH माइनस कॉम्प्लेक्स ले रहे हो, यहाँ भी बन जाएगा कॉपर एल्किनाइड रेड प्रेसिपिटेट H2O 2NH3। समझ में आया।
तो ये टेस्ट हो गया। नेक्स्ट है कि अगर आपको AgNO3 के साथ टेस्ट करना है तो यहाँ पर भी क्या होगा, Ag लग जाएगा, मेटल लग जाएगा यहाँ पर, और साथ में बन जाएगा NH4NO3 2S2 वो, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर एस्टेलाइट का, और टर्मिनल एल्काइन है, यहाँ पर Ag लगा दो, बन जाएगा सिल्वर एल्किनाइट वाइट प्रेसिपिटेट, साथ में पानी NH3, ठीक है। कॉपर एंड सिल्वर एस्टेलाइट्स आर वेरी सेंसिटिव टू शॉक व्हेन ड्राई एंड मे एक्सप्लोड वायलेंटली, ठीक है। कॉपर और सिल्वर जो देख रहे थे एस्टेलाइट, ये और ये, ठीक है, एस्टेलाइट्स आर वेरी सेंसिटिव टू शॉक व्हेन ड्राई एंड मे एक्सप्लोड वायलेंटली, हाउएवर दीज कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एसिड्स टू रीजनरेट एसिटिलीन। आप इसको डिकम्पोज भी कर सकते हो, फिर से एसिड यूज कर लो क्यूप्रस एस्टेलाइट के साथ, बन जाएगा एसिटिलीन, फिर से वापस मिल गया एसिटिलीन, और CuCl जो है वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली Ag वाले के साथ यूज कर सकते हो 2HNO3 नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट यूज करो, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा जो कि एसिटिलीन है, जो प्रीवियस में आपके पास था। अब देखो RMGX की बात करते हैं। RMGX मतलब क्या होता है? RMGX मतलब होता है ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन जो होता है हमारे पास वो होता है RMGX, राइट। तो यहाँ पर अगर एल्काइन के साथ RMGX का रिएक्शन करा रहे हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये जो है बना देगा मेथेन, और साथ बना देगा CH डबल बॉन्ड C MgI, समझे, मतलब कि मेथेन अलग से बन जाएगा, और उसके बाद जो ये बचा रहेगा यानी कि एल्काइन, उसके साथ MgI आ जाएगा, राइट। तो अगर आपके पास RMGX है और आपको बनाना है RH, तो यूज करो एल्काइन, ठीक है। तो ये हो गया MgI। अब इसके साथ यूज कर लो ICH3, तो ICH3 क्या करेगा, MgI2 प्रोड्यूस कर देगा, और साथ में बना देगा प्रोपाइन। मतलब यहाँ भी आप चेन को बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ RMGX। देखो टर्मिनल एल्काइन है, RMGX यूज करो। अब क्या होगा बताओ, सिंपल सी बात है कि MgX यहाँ पर जुड़ जाएगा और R अपना RH बना लेगा एल्केन, तो ये बन गया एल्केनिल ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर एल्काइनिल है, तो अब इसके बाद क्या करो कि जो हमारे पास एल्काइन है I2 के साथ रिएक्ट कराओ और NH4OH के साथ कराओ, तो क्या बनेगा, I2 दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और CI यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, और साथ में अमोनिया और H2O। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हो हाइड्रोजनेशन, यानी कि अगर एल्काइन में हम हाइड्रोजनेशन करें, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे H2 कैटलिस्ट कैन बी एनी मेटल शुड बी वेरी रिएक्टिव, जैसे कि PD PT, तो बन जाएगा H2 हाइड्रोजनेशन हो जाएगा इसका, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और H2 जो है यानी कि हाइड्रोजन एज ए कैटलिस्ट के साथ, ठीक है, मतलब कोई मेटल रहेगा, H2 को फिर से अगर यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हो तो बन जाएगा एल्केन, राइट। तो पूरी तरीके से हाइड्रोजनेट कर देता है किसको, एल्काइन को। नेक्स्ट इज लिंडलार कैटलिस्ट यूज कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ PD CaCO3, या फिर आप क्विनोलिन ले सकते हो, ठीक है, बॉइलिंग क्विनोलिन। तो ये है आपके पास क्या, आपके पास है एल्काइन साथ में H2, तो इसका पार्शियल हमेशा याद रखना कि ये लिंडलार कैटलिस्ट हमेशा पार्शियल और रिडक्शन करता है, तो यहाँ पर बन जाएगा सिस एल्कीन। नेक्स्ट इज देखो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ये भी है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस H2PdVSO4 CaCO3, अगर इसका यूज कर रहे हो तो ये ट्रांस बनाता है, ठीक है। तो अब बताओ ये सिस हो गया, H2PdVSO4 यूज कर रहे हो तो ये भी 95% जो है वो 95% प्रोड्यूस करेगा सिस कंपाउंड, ठीक है। तो ट्रांस कब होगा बताओ, ट्रांस बनाने के लिए आपको लिक्विड अमोनिया यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ब्यूट टू आइन कन्वर्ट हो गया ब्यूट टू इन में, 95% जो है वो सिस है। तो अब देखो यहाँ पर है लिक्विड अमोनिया, ऑलराइट। सो ये है आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड R, साथ में H2 और सोडियम, और लिक्विड अमोनिया यूज कर रहे हो, या फिर LiLH4 अगर इसका भी यूज कर रहे हो तो ये बना देगा पार्शियल रिडक्शन कर देगा और बना देगा ट्रांस एल्कीन। यहाँ एंटी एडिशन होता है, याद रखना, यानी कि अगर आपको गिवन हो लिंडलार कैटलिस्ट या फिर H2PdVSO4, ठीक है, CaCO3, तो वो बना देगा सिस एडिशन के थ्रू एल्कीन पार्शियल रिडक्शन कर देगा, लेकिन यहाँ पर एंटी एडिशन होगा हाइड्रोजन का इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिक्विड
अमोनिया या फिर LiLS4, LAH कह सकते हो, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। नेक्स्ट है हायर अल्काइन। अगर हायर अल्काइन है तो H2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो PTO2 या फिर PH होल थ्राइस P, और उसके बाद ओवरऑल का ट्राई। ठीक है, तो बन जाएगा हायर एल्केन। हायर एल्केन बनाएगा। ऑलराइट, सो अगर आपके पास यहाँ पर मतलब हायर एल्केन बनाना है तो हायर एल्केन विद द हेल्प ऑफ हायर एल्केन हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर हो व्हाट इफ यू हैव PH होल थ्राइस P, ठीक है, और इसके जो है इसका पूरा होल थ्राइस हो। ऑलराइट, सो हायर एल्केन प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं PTO2 या फिर एक कंपाउंड जो कि आप देख रहे हो। तो PH3P का होल थ्राइस, ठीक है, फॉस्फाइड, इसका यूज कर लेते हैं हम लोग हायर एल्केन प्रोड्यूस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ हायर एल्काइन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि आप एल्काइन से एल्केन को बना रहे हो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ H2 द D2 कैन बी यूज टू फॉर्म ट्रांस एल्कीन। तो D2 अगर यूज करोगे तो ट्रांस एल्कीन बनेगा विद एल्काइन। तो एल्काइन से हम ट्रांस एल्कीन यहाँ प्रोड्यूस कर लिए, तो D को यानी कि ड्यूटेरियम को, दोनों को ट्रांस पोजिशन लगा दो। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and share to your friends so that I can produce more videos for you. Thank you.